हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका DU-LLB का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। तो ऐसे में एक मुझे क्वेरी मिल रही थी लगातार अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से कि सर कुछ रैपिड रिवीजन या फिर एक ऐसा क्रैश कोर्स आप अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिए जिससे हम कम टाइम में DU-LLB को अप्रोच कर सकें, या फिर यानी कि जो लोग अच्छे से अभी प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं और उनको एक रैपिड रिवीजन की ज़रूरत है, या फिर एक ऐसा क्रैश कोर्स जहाँ पे उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो एक जगह पे कवर हो जाएं और काफ़ी से काफ़ी वो उसका जो फ़ायदा उठा सकें और अच्छा एक आउटकम वो ला सकें। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं एक आज नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसमें डिफरेंट लेक्चर्स आएंगे, जिसमें हम सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं DU-LLB से रिलेटेड उनको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल निगम ज्ञान को। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं एक बार आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं DU-LLB का ही एलुमनाई हूँ और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स का गाइडेंस के थ्रू DU-LLB क्रैक करने में हेल्प की है। बट हाँ, ये था कि तब मेरा चैनल नहीं हुआ करता था, तो मैंने उनको पर्सनल गाइडेंस के थ्रू उनकी हेल्प करी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पर्पज़ भी यही रहेगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो और आप DU-LLB में आपकी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, लेट बिल्कुल नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। Our target is to qualify DU-LLB 2022। तो फ्रेंड्स, अगर आप DU-LLB की जब बात करते हो तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कैसे हमें अप्रोच करना है। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करो, लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक DU-LLB के लिए हो जाता है वो है एक तो लीगल एप्टीट्यूड, और लीगल एप्टीट्यूड के सब पार्ट्स हैं, और लीगल रीजनिंग। तो अगर लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग की आप बात करो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो 4 टाइप से आप उसको डिवाइड कर सकते हो: क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये 4 मेजर लॉज हैं जिनके बेसिस पे आपकी लीगल रीजनिंग भी बनती है और लीगल एप्टीट्यूड से भी जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इन्हीं 4 टॉपिक से आते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इन 4 में से एक टॉपिक को पकड़ेंगे, यानी एक टॉपिक को पहले हम लोग उठाएंगे और उसको पूरा तरह से कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। फ्रेंड्स, ये पहला टॉपिक मैं शुरू करूं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सेकंड टॉपिक जो है, इस पे मैंने जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है अपने चैनल पे, जो कि DU-LLB 2022 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वो अराउंड हाफ एन आवर का लेक्चर है जिसमें टॉर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। ऑलमोस्ट 70% चीज़ें जो हैं उसकी वो आपको वहीं से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जो उसकी दूसरा जो उसका पार्ट है वो भी आने वाला है, उसमें मैं लॉ ऑफ टॉर्ट को कम्प्लीटली फिनिश कर दूंगा। तो उससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट को आपको अलग से वेट करने की ज़रूरत नहीं, वो वीडियो आप बिफोर हैंड जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब लेट नहीं करते, सबसे पहले क्रिमिनल लॉ से हम आपको लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जब बात करते हो आप क्रिमिनल लॉ की, तो फ्रेंड्स क्या है क्रिमिनल लॉ बेसिकली और किस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हो जाती हैं, वो चीज़ है। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपका लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल रीजनिंग से रिलेटेड, वो है द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। अब क्वेश्चन उठता है कि मेंस रिया है क्या चीज़। फ्रेंड्स देखिए, कभी भी कोई क्राइम होता है तो उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो होती है मेंस रिया और दूसरी चीज़ होती है फ्रेंड्स एक्टस रियस। एक्टस रियस। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि इनका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, मेंस रिया का बेसिकली मतलब होता है गिल्टी माइंड, यानी कि कोई ऐसी इंटेंशन जिससे ये प्रूव हो सके कि आप कोई क्राइम करना चाहते हो। मेंस रिया इज बेसिकली का बेसिकली मतलब यही होता है कि एक गिल्टी माइंड। और एक्टस रियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड और एक्टस रियस का मतलब होता है कोई ओवर्ट एक्ट विद दी मेंस रिया। यानी कि क्या होगा कि कोई क्राइम करने के लिए जब कोई एक्ट किया जाता है तो वो हो जाता है आपका एक्टस रियस, और जिस इंटेंशन से, यानी कि जिस गिल्टी इंटेंशन से कोई क्राइम किया जाता है वो आपकी हो जाती है मेंस रिया। तो 2 इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं किसी भी क्राइम को कमिट करने में, वो है मेंस रिया और एक्टस रियस। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि कोई भी क्राइम जो है वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम पे बेस्ड होता है, वो है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मिन सेट रिया। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो एक्टस रियस है, ये अकेले सफिशिएंट नहीं है किसी एक्ट को क्राइम बनाने में। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक्ट हुआ कमिट, जिसमें एक एक्ट तो कमिट हुआ है बट उस एक्ट के पीछे कोई ऐसी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी के ऊपर आपने अटैक किया, ठीक है, बट वो जो अटैक था, यानी कि आपने अटैक नहीं किया या फिर किसी धोखे से या फिर किसी तरह से कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिससे किसी को इंजरी होती है, चाहे वो
बॉडीली इंजरी हो या फिर रेपुटेड इंजरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि उस इंजरी को क्राइम तभी माना जाएगा जब वो मेंस रिया के साथ होगा। यानी कि एक क्राइम जो है वो दो चीज़ें बनाती हैं, एक्टस रियस मेंस रिया। इस प्रिंसिपल का बेसिकली मतलब क्या हुआ, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन सिट रिया का मतलब हुआ कि एक्टस रियस इज नॉट अलोन सफिशिएंट टू कमिट अ क्राइम, इट शुड बी कपल्ड विद मेंस रिया। यानी कि एक एक्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं है किसी क्राइम को क्राइम बनाने में, इट शुड बी कपल्ड विद मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड। दोनों चीज़ें जब होती हैं तो वो एक एक्ट क्राइम बनता है। एक इसका एक्सेप्शन ये हो जाता है फ्रेंड्स कि अब कुछ आगे ऐसे लॉज जो हैं, टाइम जैसे बदलता गया तो ऐसे भी कुछ लॉज डेवलप हुए जिसमें ये मेंस रिया होना भी कंपलसरी नहीं था, वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं। यानी कि जो लॉज जिनमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात हो रही है वो जो हैं मेंस रिया उसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करो तो आपके जो मोटर व्हीकल एक्ट होते हैं, मोटर व्हीकल लॉज जो हैं वहाँ पे मेंस रिया की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप, तो वो एक एक्सेप्शन है। बट अदरवाइज क्या है फ्रेंड्स कि अगर किसी क्राइम को क्राइम कौन बनाता है, एक्टस रियस और मेंस रिया। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, किसी भी क्राइम को समझने के लिए। आप क्रिमिनल लॉ को तभी समझ सकते हैं कि आप समझेंगे कि क्रिमिनल लॉ में क्या कंटेंट है और क्या उसका मतलब है। ये जो बात हो गई फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, वो की था मेंस रिया से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि कब ऐसा होगा कि जहाँ पे किसी पर्सन को डिफेंस मिल सकता है, यानी उसने कोई एक्ट कमिट किया, उसके बावजूद भी उसको ऐसा भी हो सकता है कि उसको रिस्पॉन्सिबल ना माना जाए। ऐसा कब होगा फ्रेंड्स, तो उसके कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स का, जनरल एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये ऐसा होता है कि कोई एक्ट करने के बावजूद भी उसको क्रिमिनली लाइबल नहीं माना जाता है। क्या है वो एक्सेप्शंस, नंबर 1 इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी ऑफ एक्यूज्ड, इंसैनिटी ऑफ एक्यूज्ड, और नंबर 2 है इंटॉक्सिकेशन ऑफ एक्यूज्ड, एंड नंबर 3 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड। अब बात आती है कि एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स एक्यूज्ड का मतलब ये होता है कि जब कोई एक्ट होता है तो जिस पर्सन ने वो एक्ट किया है, यानी कि जो उस केस में जो पर्सन जो है जिसके द्वारा वो एक्ट हो रहा है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल है किसी क्राइम के लिए, उसको एक्यूज बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी ऑफ एक्यूज्ड। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे अगर कोई पर्सन या तो अनसाउंड माइंड का है या फिर वो इंसेन है, तो अगर वो पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है या कोई चीज़ करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है। इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल से, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। उस पुलिस स्टेशन में एक मतलब एसआई साहब थे, वो उस पुलिस स्टेशन में मतलब कार्यरत थे। तो क्या हुआ फ्रेंड, एक बार वो बाहर निकले हुए थे तो वहीं पड़ोस में एक पागल रहता था, यानी एक इंसेन पर्सन था या अनसाउंड माइंड का पर्सन था, वो भी वहाँ पे रहता था। और रात की जो बीट की ड्यूटी होती है, यहाँ पे रात को लोग जब पुलिस वाले निकलते हैं चेक करने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, तो जब वो निकले हुए थे तो ऐसे में क्या हुआ, जो पर्सन था वो जो अनसाउंड माइंड, उसने क्या किया, उसने जो दरोगा जी थे उनके जो यहाँ से रिवॉल्वर लगा हुआ था उसको निकाल के और उन्हें शूट कर दिया। अब जनरल चीज़ तो ये कहती है कि किसी ने किसी को मारा है तो वो उसके लिए, यानी उसने मर्डर किया है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बट इस केस में क्या हुआ, वो उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि वो इस जो एक्सेप्शन है उसमें फॉल कर गया था। क्या मतलब वो इसका कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है या फिर इंसेन है तो उसको क्रिमिनली लायबल नहीं माना जाता है। अब इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्लेनली रीडिंग समझ लें कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। कोई भी देखो बेसिकली क्या है फ्रेंड, जब आप अगर लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग पढ़ते हो तो इसका बेसिकली आपको DU-LLB के दौरान आपको पढ़ाने का पर्पज़ यही होता है कि आप जब फ्यूचर में लॉयर बनोगे या जब आप एडवोकेट बनोगे और प्रैक्टिस करोगे कोर्ट में, तो आपको लॉ तो बाद में पढ़ना है, पहले तो आपको फैक्चुअल सिचुएशन मिलेगी। तो इस लीगल रीजनिंग का भी पर्पज़ यही होता है कि आपको ऐसी फैक्चुअल सिचुएशंस दी जाती हैं जहाँ पे आपको प्रिंसिपल को अप्लाई करके वहाँ पे आपको एक कंक्लूजन पे आना होता है कि यहाँ पे ऐसा होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताई कि वो पर्सन था और उसने SI साहब के ऊपर जो उनकी ही बंदूक से उनको गोली मार दी, तो वो क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा। तो अगर वो इस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंसैनिटी ऑफ एक्यूज्ड जो है इस कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है पूरी तरह से अगर कंप्लीटली उसको वो अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है इंटॉक्सिकेशन ऑफ एक्यूज्ड। अब इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि इंटॉक्सिकेशन मीन्स अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है या फिर कोई नशे में है और वो इंटॉक्सिकेशन उसने खुद से नहीं किया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो इंटॉक्सिकेशन जो है ये जो है इट शुड बी इनवॉलेंटरली, इनवॉलेंटरी। अब इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी का क्या मतलब होता है, वॉलेंटरी का मतलब बेसिकली ये होगा कि आप कोई चीज़ खुद से करते हो अपनी, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने ड्रिंक कर ली उसके बाद आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया और फिर बाद में आप ये डिफेंस लेते हो कि हाँ मैं तो ड्रंक था, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो इंटॉक्सिकेशन है ये किसी भी तरह से हो बट ये वॉलेंटरी नहीं हो सकता है। यानी किसी पर्सन को अगर कोई ऐसी चीज़ दे दी गई है जो उसके बारे में उसको खुद नहीं पता है तो ये माना जाएगा कि वो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन था और ऐसे में वो डिफेंस ले सकता है। बट ये भी नहीं बोला जा सकता कि ये कंप्लीट डिफेंस है, मतलब कि वो चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के बेसिस पे डिसाइड होंगी। सब चीज़ें प्रूव करी जाएंगी, एविडेंस लाए जाएंगे कि ये वॉलंटरी नहीं था, तब कोई चीज़ जो होती है वो प्रूव होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक्यूज्ड है, यानी कोई भी एक्यूज पर्सन है जब किसी डिफेंस की बात करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो खुद पे उसके ऊपर होता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इंडियन एविडेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि जब मैंने किसी का मर्डर किया तब मैं पागल था, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ प्रूफ करना कि मैं पागल था ये मेरे ऊपर है। ये मतलब मेरा लॉयर या मैं प्रूफ करूँगा कि मैं पागल था। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि कौन प्रूफ करेगा कि ये चीज़ सही है, वो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इस केस में जहाँ पे भी एक्सेप्शंस की बात होती है, जनरल एक्सेप्शंस की बात होती है, वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो एक्यूज के ऊपर होता है। अदरवाइज आपने सुना होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब कि जो स्टेट साइड से जो लॉयर्स होते हैं, यानी कि प्रोसिक्यूटर जो होता है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है कि हाँ इस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है। बट जहाँ पे आप डिफेंस की बात करते हो, एक्सेप्शंस की बात करते हो, वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर आ जाता है। तो इंटॉक्सिकेशन मैंने बता दिया कि इंटॉक्सिकेशन अगर है तो वो एक डिफेंस लिया जा सकता है, बट इट शुड बी इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन इज नॉट द डिफेंस। दूसरी बात। तीसरी बात फ्रेंड है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड। यानी कि अगर अब जैसे इंटॉक्सिकेशन ऑफ एक्यूज की मैंने बात कर दी, आपको एग्जांपल भी मैंने बता दिया कि मान लीजिए अगर आपने किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है और वो ये डिफेंस लेता है कि वो इंटॉक्सिकेटेड था या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस ले रखा था जिससे उसको होश बिल्कुल नहीं था, तो ये वो डिफेंस तभी वो ले पाएगा जब वो ये प्रूफ कर सकेगा कि वो जो इंटॉक्सिकेशन या फिर जो इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस था वो उसने इनवॉलंटरीली उसको इंटेक किया है या फिर किसी और ने उसको धोखे से दे दिया है। दूसरी चीज़ ये होगा। तीसरी चीज़ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड। अब प्राइवेट डिफेंस की बात क्या होती है, अब जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था कि जो एसआई साहब थे उनके ऊपर एक जो इनसेन पर्सन था उसने गोली मार के उनकी हत्या कर दी और वो जो चीज़ थी उसको डिफेंस मिल गया। अब अगर इसी एग्जाम्पल को आप एक्सटेंड करो, इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करो तो उसका एग्जाम्पल ये हो गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये होगा कि अगर मैं अपने बचाव में कोई एक्ट करता हूँ, कोई भी एक्ट करता हूँ जिससे किसी पर्सन की कोई इंजरी हो जाती है या फिर मतलब सीवियर केस में उसकी डेथ भी हो जाती है, तो मुझे उसका डिफेंस मिल सकता है अगर वो जो काम मैंने किया है या फिर मैंने जो एक्ट वो किया है वो अपने खुद के बचाव में या सेल्फ डिफेंस में किया हो। सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी, सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी ऑफ हिमसेल्फ और दी अदर पर्सन। यानी कि या तो मैं अपनी बॉडी के बचाव के लिए या फिर मैं किसी और की बॉडी के बचाव के लिए या किसी और की प्रॉपर्टी के बचाव के लिए अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे मैं डिफेंड करना चाह रहा हूँ खुद को, तो वो चीज़ जो है वो एक एक्सेप्शन बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ जो मेंस rea या प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनलिटी है उसका। ये बात हुई। अब जैसे मैंने आपको बताया इस वाले एग्जांपल के बारे में, चलो हम इस एग्जांपल को एक्सटेंड करें। अगर ऐसा होता कि जब वो पर्सन था यानी कि जो इंसेन पर्सन था उसने जब पुलिस वाले के ऊपर जब गोली चलाई थी, ऐसे में उस गोली चलने से पहले ही अगर वो एसआई साहब ने खुद को बचाने के लिए उसको शूट कर दिया होता उस इंसेन पर्सन को, तो क्या होता, क्या वो जो एसआई साहब थे या फिर जो कोई पुलिस ऑफिसर जो थे वो क्या रिस्पॉन्सिबल होते? तो अगर आप इस प्रिंसिपल से चलो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए, तो उस जगह पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता कि वो उनको उस चीज़ का एक्सेप्शन मिल जाता, यानी वो अपनी जान बचाने के लिए उस इंसेन पर्सन की जान ले सकते थे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसकी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं
तभी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले रहे हो तब आपके पास कोई और चारा नहीं था, कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं था। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी पब्लिक प्लेस पे हूँ और मुझे कोई मान लीजिए मुझ पर कोई अटैक कर रहा है और मेरे पड़ोस में किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं पास में कोई मुझे पुलिस ऑफिसर दिखाई दे रहा है, या फिर मुझे कहीं भीड़ दिखाई दे रही है, या फिर कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखाई दे रहा है जो मेरी हेल्प कर सकता है, तो मैं उस पुलिस को या फिर कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए बगैर अगर उस जो पर्सन जिसने मेरे पे अटैक किया उस पर रिवेंज में अटैक कर देता हूँ तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। प्राइवेट डिफेंस तभी होगा कि जब वो इमीडिएट जो एमिनेंट डेंजर होता है ना, मतलब तुरंत उस चीज़ का डेंजर हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास किसी की हेल्प लेने का ऑप्शन है तो फिर आप प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन नहीं ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि किसी ने मेरे पे कोई अटैक किया, मान लीजिए किसी ने मेरे पे लाठी से अटैक किया, तो मुझे अपने प्राइवेट डिफेंस में कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर मेरे प्राइवेट डिफेंस की जो डिग्री होगी वो उस लाठी के प्रोपोर्शनैलिटी में होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने मुझ पर लाठी से अटैक किया और मैंने उसको गोली मार दी। प्राइवेट डिफेंस ये भी नहीं बोलता है। प्राइवेट डिफेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये एक प्रोफेशनैलिटी में होनी चाहिए। जिस लेवल का अटैक हुआ है उस लेवल का आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, ना कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा है और आपको गोली मार दो, ये चीज़ नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं प्राइवेट, और ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। अब जैसे कि अगर आप क्या होगी, अभी आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हो, आप होने वाले हो, आप एंट्रेंस जब क्वालिफाई करोगे, जब एडमिशन लोगे, तब आप आईपीसी पढ़ोगे, तब आप समझोगे। अभी मैं इन चीज़ों के एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता रहा हूँ कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कहाँ से आ रहा है, कि चीज़ आप बता रहे हो ये कहाँ पे मेंशन्ड है, कहाँ पे लिखी है। ये चीज़ आप पढ़ोगे जब आप एलएलबी का सिलेबस पढ़ोगे, यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 जो है उससे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इंडियन पीनल कोड एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स के बारे में बताया गया है। उसी में 76 सेक्शन से लेके 106 तक आपके जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि जनरल एक्सेप्शंस प्लस, और यही इसी 96 को और ब्रेक करोगे आप जब, तो 96 से लेके 106 तक आपका ये प्राइवेट डिफेंस वाली बात जो है वो हो रखी है। तो ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं, ना आपको सेक्शंस को याद करने की ज़रूरत है, आपको प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत है। अब आप पे सिचुएशन, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। जब आप लीगल रीजनिंग की बात करते हो, ये लीगल रीजनिंग की, तो लीगल रीजनिंग में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इस पर एक प्रिंसिपल दे रखा होगा कि नथिंग इज़ अ क्राइम विच इज़ डन बाई अ पर्सन हु इज़ इनसेन और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो ये चीज़ जब होगी और फिर नीचे एक सिचुएशन दे रखी होगी, जैसे मैंने मान लो ये एसआई साहब और एक इंसेन पर्सन की सिचुएशन दे रखी है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे 1 2 3 4 कि क्या जो इंसेन पर्सन था वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या इंसेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्या दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपको पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है कि आपको कैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को पहचानना है, इंटॉक्सिकेशन ऑफ एक्यूज को समझना है, और कैसे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब समझना है और किस तरह की उसकी डिग्री है वो समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जब ये चीज़ आप समझते हो, उस प्रिंसिपल को आप उस सिचुएशन में अप्लाई करते हो। उस सिचुएशन पे अप्लाई करने के बाद 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपको समझना है कि वो चीज़ आपको कैसे उस पर अप्लाई हो रही है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है क्रिमिनल लॉ के बारे में। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर कर दी इसमें, और इसमें ये तो बेसिकली क्या था, लीगल रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ मैंने जो आपको बता दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, चीटिंग है, मिसचीफ है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही कि आपको इसमें समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ मेंस rea क्या है, कैसे एक एक्ट क्राइम बनता है, और क्या क्या एक्सेप्शन कोई पर्सन ले सकता है कि वो क्राइम नहीं माना जाएगा, एक्यूज कौन होता है। ये सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको उसको एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करने की भी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।